Okay, the fourth type of share is preference cumulative participating shares. Preference, प्रेफरेंस का मतलब प्रेफरेंस मिलना, कम्युलेटिव जमा होना, पार्टिसिपेटिंग शेयर्स, ये एक अगेन एडवांस्ड वर्जन है। पहले हमने प्रेफर्ड शेयर की बात की, फिर हमने प्रेफर्ड कम्युलेटिव शेयर्स की बात की, फिर अब हम प्रेफरेंस कम्युलेटिव पार्टिसिपेटिंग शेयर्स की बात कर रहे हैं। ये वही चीज़ है, प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट या डिविडेंड फिक्स होता है, कम्युलेटिव भी हो रहे होते हैं, और उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है ऑर्डिनरी शेयर्स को देने के बाद, तो इन प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को मिलता है। ये कब होता है? बेसिकली बेटा कंपनी की पॉलिसी होती है कि कंपनी ने कंपनी को बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो गया, हमारी एबीसी कंपनी बहुत चली और बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ, हमारे प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स से हमने उनको 10% दे दिया, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को हमने दे दिया 10%, फिर भी बच गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स से तो ज़्यादा नहीं दे सकते ना, दे कुड बी रीजंस, तो आपने उनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया, फिर और बच गया, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, वो जो बचा वो आपने इन प्रेफर्ड कम्युलेटिव पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स को दे दिया। दिस में बी टोटल डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रेफरेंस कम्युलेटिव पार्टिसिपेटिंग शेयर। इनके पास ये राइट होता है कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट बच रहा है तो वो इनको मिलेगा। फिर नेक्स्ट काइंड इज़ डेफर्ड शेयर्स, डेफर्ड फ्यूचर। ये बेसिकली फाउंडर्स ऑफ द कंपनी या प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी को मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, प्रेफरेंस कम्युलेटिव पार्टिसिपेटिंग शेयर, ये बड़ा अच्छा इंसेंटिव होता है जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, कि वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें और प्रेफरेंशियल बेसिस पे उनको प्रायोरिटी दी जाए। डेफर्ड शेयर्स की बात कर रहे थे, दे आर इशूड टू द फाउंडर्स प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी गिविंग देम स्पेशल राइट्स। बेसिकली डेफर्ड शेयर होल्डर्स को ये प्रॉफिट में शेयर मिलता है, लेफ्ट ओवर प्रॉफिट में मिलता है, जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद वो फाउंडर्स या प्रोमोटर्स को चला जाता है। फिर नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर। ये बेसिकली सिचुएशन उलट होती है, कन्वर्टेबल प्रॉफिट प्रेफर्ड शेयर्स होते ही प्रेफर्ड शेयर्स ही हैं, लेकिन दे आर कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब क्या है, आपकी एबीसी कंपनी वजूद में आई और वो कंपनी चली ही नहीं, इतनी ज़्यादा बड़ी रेपुटेशन थी, प्रेफर्ड शेयर भी लोगों ने ले लिए, उसके अंदर प्रेफर्ड कम्युलेटिव भी चले गए, पार्टिसिपेटिंग भी चले गए, सब हो गया, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। तो वो प्रेफर्ड शेयर्स में ओनर्स के पास एक राइट होता है कि वो अपने प्रेफर्ड शेयर्स को बेच के उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेफर्ड शेयर एक्सपेंसिव होते हैं, तो एक्सपेंसिव बेचना भी मुश्किल है, तो वो उसको फिर they may have the right to get it converted into ordinary shares। बड़ी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, मीडिया हाउसेस की ले लेते हैं, इट्स नॉट अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, सिर्फ समझने के लिए दे रहा हूँ। वो ये है, फॉर एग्जांपल जियो नेटवर्क ले लें, ARY ले लें, ARY के 5-6 चैनल्स हैं, निकोलोडियन है, HBO है, ARY के पास ARY म्यूज़िक है, ARY के पास ARY ज़िंदगी है, QTV है। नया चैनल लॉन्च हुआ, लोगों ने कहा भाई ARY का है, फटाफट ले लो, ज़बरदस्त प्रेफर्ड शेयर आ गए, चला ही नहीं म्यूज़िक, हालात ही नहीं है पाकिस्तान में, कॉपीराइट्स ही नहीं है। ARY म्यूज़िक पे कोक स्टूडियो ज़्यादा चलता है, इतना कौन देखता है म्यूज़िक, अब तो एवरीबडी वॉचेज इट ऑन यूट्यूब, चैनल ही नहीं चला, ARY ज़िंदगी नहीं चला। तो उनके जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स थे, उनके पास ये राइट है कि वो ऑर्डिनरी शेयर्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर्स। The seventh and the last type of share is callable shares. Callable shares are the shares that company may call back anytime. ये नॉर्मली प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं, नॉर्मली नहीं होते ही प्रेफर्ड शेयर्स हैं, और ये कंपनी में कॉल देम बैक, कंपनी जब चाहे इनको वापस ले सकती है
ये जब शेयर्स इशू होते हैं, कंपनी एक प्री डिटर्मिन्ड रेट तय कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी ABC कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर था 10 रुपये का और प्रेफर्ड शेयर था 50 रुपये का। कंपनी हम लोगों ने इशू किया प्रेफर्ड शेयर, कॉलेबल प्रेफर्ड शेयर हमने इशू किया और हमने कहा कि 50 रुपये का शेयर है, 3 साल के बाद हम अगर ख़रीदना चाहें तो हम आपसे 100 रुपये में ख़रीद लेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉलेबल प्रेफर्ड शेयर। बेसिकली इन्वेस्टर्स को लालच होती है कि अगर कंपनी नहीं दे पा रही, एक्सपेक्टेशन से ग्रो नहीं किया, तो वो बेच सकते हैं अपना सरमाया। सो दिस इज़ अ चार्म फॉर द इन्वेस्टर्स कि वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएं। दीज आर कॉल्ड कॉलेबल शेयर्स। Bonds or debentures. Company need funds in addition to the capital or in addition to the owner's equity. कंपनी को फॉर एग्जांपल ऑथराइज कैपिटल मिला 100 मिलियन का, कंपनी को और पैसा चाहिए, कंपनी को और सरमाया चाहिए, तो आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बनती है एसेट्स इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। तो ओनर्स इक्विटी तो कैपिंग लगी हुई है, ऑथराइज कैपिटल तो आपका एक फिक्स है, तो आपको एक्स्ट्रा फंड चाहिए, आपको कुछ स्टॉक ख़रीदना है, कोई रियल स्टेट में करना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नया लगाना है, उसके लिए आप बोरो करते हैं। वो बोरो किस फॉर्म में होती है? वो बोरो द कंपनी में इशू बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। दिस इज़ वन और द अदर वे द सेम वर्ड, bonds or debentures. It is basically an obligation imposed by a contract or a promise. ये वो एक obligation है, एक वादा है जो कि contract की सूरत में होता है। It is an interest bearing certificate. Basically shares के अंदर क्या होता है कि आपको dividend profit मिले ना मिले, bond के अंदर आपको interest मिलेगा, but it is redeemable on a specified date. शेयर्स आप कभी भी बेच सकते हैं, जबकि बॉन्ड्स एक पर्टिकुलर डेट के बाद रिडीम होते हैं। एंड द रीज़न फॉर इशूइंग बॉन्ड्स इज़ टू अरेंज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इन लार्ज अमाउंट्स विच अ सिंगल और अ फ्यू बैंक्स और लेंडर्स में कैनॉट सप्लाई। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे बड़ा सरमाया इकट्ठा किया जाए जो कि कोई बैंक या कोई लेंडर फंड ना कर सके, और द अमाउंट ऑफ लोन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स नोन एज बॉन्ड्स। बेसिकली बॉन्ड सर्टिफिकेट एक एक्नॉलेजमेंट होती है कि ये मनी लेंड की गई है कंपनी को और ये पे बैक की जाएगी एक पर्टिकुलर तयशुदा मियाद के बाद, और उस पर इतना इंटरेस्ट दिया जाएगा। एंड इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ लीगल फोर्स। सो दैट वाज अबाउट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। Kinds of bonds. The first kind is barrier bond. Barrier bonds do not carry the name of the investor or its holder. Any person who carries or bears it is considered to be its owner. They are easily transferred from one person to another without intimating the issuing company. Barrier bonds वो होते हैं जो जिसके पास होगा वो उसका मालिक होगा, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ होता। इसकी बड़ी कॉमन टाइप बॉन्ड्स की जो मार्केट में है, आपने अक्सर देखा होगा 1000 रुपये वाला बॉन्ड, 500 रुपये वाला, 5000 वाला जो बैंकों से मिल जाते हैं, उस पर इनाम भी मिलता है। लोगों का बड़ा क्या पर्टिकुलर वो होता है कि कुरानदाजी होती है, लोगों को इनाम मिलता है। गवर्नमेंट बेसिकली इशू करती है बॉन्ड्स, उससे जो पैसा हासिल होता है उसको फाइनेंस करती है, उस पर रिटर्न आता है, उस रिटर्न में से बैलेटिंग करके प्राइस बॉन्ड्स निकाल देती है, जिसको सिंपल ज़बान में प्राइस बॉन्ड कहते हैं। उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी का भी इनाम निकल आएगा वो प्राइस बॉन्ड लेके जाएगा और वो जाके उसको प्राइस मिल जाएगा और वो बिक भी सकते हैं। आप आराम से जाएं, बैंक को पे कर दें, बैंक को रिटर्न कर दें, बैंक आपको उसके बदले पैसे दे देगा।
So they are called bearer bonds. The next kind is registered bonds. The registered bonds carry the name and address of the owner. The same record is also maintained with the company at its office. When such bonds change the hands, the name and address of the new owner is printed on the back of the bond certificate and it is registered with the company as well. ये उसके ऑपोजिट हैं रजिस्टर्ड बॉन्ड है. इस पे ओनर का नाम और एड्रेस लिखा जाता है और कंपनी के पास भी इसका रिकॉर्ड होता है. और बेसिकली ये फिर अगर कोई किसी को बेच दे, कोई दूसरा बंदा ख़रीद ले, तो कंपनी के पास आपको उसका नाम तब्दील करवाना होता है. द थर्ड इज़ मॉर्गेज बॉन्ड. मैंने आपको पहले भी बताया था, टी इज़ साइलेंट, इट्स प्रोनाउंस एज मॉर्गेज बॉन्ड्स. मॉर्गेज का लफ्ज़ी मतलब होता है गिरवी रखना. बेसिकली इसमें क्या होता है, सिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं. ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं जब certain amount of the company assets are held as a security with the trustees. कि कोई कंपनी के एसेट्स एज अ सिक्योरिटी गिरवी रखवाए जाते हैं ट्रस्टीज़ के पास, तो ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, मॉर्गेज बॉन्ड्स. देन डिबेंचर बॉन्ड्स. डिबेंचर बॉन्ड्स आर काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स, क्योंकि इसके अंदर दे रिप्रेजेंट अ ग्रेटर रिस्क they carry on offsetting higher rate of interest, making them more attractive to the lenders. ये अनसिक्योर्ड होते हैं, इसका कोई गिरवी रखा नहीं जाता, मॉर्गेज नहीं होता इसके अगेंस्ट, तो इस पर ज़्यादा रिस्क या इंटरेस्ट ऑफ़र किया जाता है. फिर होते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का एक ऑप्शन ये होता है कि ये बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू शेयर्स after a stipulated period of time. इसका मतलब ये है कि ये वो बॉन्ड्स हैं जो कुछ ख़ास मुकर्ररा मुद्दत के बाद शेयर में कन्वर्ट हो जाता है. तो जब तक ये बॉन्ड रहता है तब तक उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है, और जब ये शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है. देन कूपन बॉन्ड्स. कूपन बॉन्ड्स आर स्मॉल डिटैचेबल पीसेस ऑफ पेपर that gives the holder the right to receive the interest on the bond. The interest may be receivable after every 6 months, and when the interest is paid, the coupon is detached from it and it is redeemed. बेटा ज़रूरी नहीं है कि जो बॉन्ड इशू हो रहा है वो 3 साल 4 साल 5 साल बाद उसको इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिलेगा. आपने एक बॉन्ड ख़रीदा 5 लाख रुपए का और हर 6 महीने के बाद उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा. उसके साथ उसके कूपन्स हैं लगे हुए. आप हर 6 महीने बाद एक कूपन डिटैच करोगे, कंपनी में जमा कराओगे, कंपनी से अपना इंटरेस्ट ले लोगे. बड़ी आसान ज़बान, बड़ा आसान तरीका. इट्स नॉट अ बॉन्ड. मैं सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने कभी ख़रीदा है वो जो प्रमोशनल डील्स आती हैं, 300 रुपये का आप बनवा लें, और पिज़्ज़ा का, यूजुअली पिज़्ज़ा कंपनीज़ की होती हैं, फ़ास्ट फूड की, पर्टिकुलरली पिज़्ज़ा कंपनी, बाय 1 गेट 1 फ्री डील, उसके कूपन्स लगे हुए होते हैं. आपने जब भी 300 रुपये का कार्ड होता है उस पर 10 15 20 कूपन्स होते हैं, आपने डिटैच किया और कूपन सर्विस रिडीम कर ली, वो सर्विस रिडीम कर ली. इसी तरह ये भी होता है, वो 1 साल के अंदर अंदर कार्ड यूज़ करना होता है, तो इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला होता है. फिर सीरियल बॉन्ड्स. सीरियल बॉन्ड्स क्या होते हैं कि बेटा व्हेन द बॉन्ड्स आर पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, ये सीरियली नंबर्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख के बॉन्ड लिए थे, हर साल 1 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएगा, 5 साल तक है, और 1 लाख एक सर्टन इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा, 1,20,000 रुपये मिल जाएंगे. तो 5 साल के अंदर अंदर आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा. दीज आर कॉल्ड सीरियल बॉन्ड्स. कूपन और सीरियल में फ़र्क ये है कि कूपन के अंदर आपको कूपन मिल जाता है, आप इंटरेस्ट रिडीम कर सकते हैं, जबकि सीरियल के अंदर आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने सरमाया लगाते हैं, ये भी सीरीज़ में आप इंस्टॉलमेंट में वापस लेते हैं, आपको मिल जाता है. फिर कॉलेबल बॉन्ड. दीज बॉन्ड्स डू नॉट कैरी प्रीफिक्स पीरियड एंड कैन बी कॉल्ड बैक एनी टाइम. इसमें प्रीफिक्स पीरियड नहीं होता, पहले से तयशुदा डेट नहीं होती
कि ये बॉन्ड रिडीम हो जाएंगे. दे कैन बी कॉल्ड बैक एनी टाइम. द मेच्योरिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी. कंपनी की जब भी डिस्क्रिशन होगी, कंपनी की जब भी मर्जी होगी, कंपनी ये बॉन्ड आपसे बाय बैक कर लेगी, आपको बाय बैक करेगी, आपको आपका सरमाया वापस कर देगी. लास्ट वन इज़ जंक बॉन्ड. जब कंपनी की हालत बहुत ख़राब होती है, कंपनी लॉस में जा रही होती है, हाई रिस्क होता है, तो फिर जंक बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं. ये यूजुअली उन कंपनी में होता है जो बड़ी इंडेटेड होती हैं, कर्ज़ों में डूबी हुई होती हैं, और जंक बॉन्ड के अंदर प्रॉमिस होता है बहुत हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा. ये सूरत हाल में होता है जब बैंक भी फाइनेंस नहीं कर रहे होते, लेंडर भी फाइनेंस नहीं कर रहे होते, फिर आप ये बॉन्ड्स इशू करते हैं. इसकी हम बड़ी मज़े की एग्जांपल जो हमारी स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं लाइक PIA, के इलेक्ट्रिक की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जब के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हो रही थी तो फिर ये बिकी. पहले शंघाई करके कॉरपोरेशन करके कोई कंपनी जिसने इसको ख़रीदा, उसने फिर इसको प्रॉफिटेबल बनाया और फिर आगे बेच दिया दुबई की एक कंपनी को, PIA. इसका शेयर 10 रुपये वाला शेयर 6 रुपये का मार्केट में बिकता है स्टॉक मार्केट में. वैल्यू उसकी 10 रुपये की है और बिक रहा है 6 रुपये का. तो उस सूरत हाल में PIA को अगर फाइनेंस रेस करना है, पब्लिक तो ख़रीदेगी नहीं, शेयर्स लेगी नहीं, गवर्नमेंट और लोन देगी नहीं, तो PIA एक हायर रिस्क पे जंक बॉन्ड्स इशू करके अपने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पूरी करती है. डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड बॉन्ड्स. शेयर और बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में क्या फ़र्क है? पहला डिफरेंस है ओनरशिप का. शेयर्स रिप्रेजेंट ओनर्स इक्विटी, जबकि बॉन्ड आर लोन्स एंड दे मस्ट बी पेड ऑफ. दे रिप्रेजेंट लाइबिलिटी साइड. शेयर्स पे जो रिटर्न है वो बेसिकली it's a sort of permanent investment, or it may not be paid back जब तक कंपनी लिक्विडेट ना हो. जबकि bonds are long term loans or they must be returned after a specified date या maturity. bonds जो कि लोन होते हैं, कर्जे होते हैं, इनको पे बैक करना होता है आफ्टर स्पेसिफाइड डेट, ख़ास मुद्दत के बाद, जिसको हम सिंपल ज़बान में मेच्योरिटी कहते हैं. तीसरा डिफरेंस, जो शेयर होल्डर के मालिकान होते हैं, ओनर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स. जबकि बॉन्ड्स के जो मालिकान होते हैं, बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, इनका स्टेटस क्रेडिटर्स का होता है, कर्जा देने वालों का होता है. चौथा, जो स्टेटस होता है शेयर होल्डर्स का, वो मालिकान का होता है. दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, चाहे 10 रुपये का ही एक शेयर हो. जबकि बॉन्ड्स का जो स्टेटस होता है वो उधार देने वाले का होता है. पांचवा फ़र्क, इनकम जो शेयर पे आती है वो कहलाती है डिविडेंड या प्रॉफिट, और जो बॉन्ड्स पे इनकम आती है वो कहलाती है इंटरेस्ट. जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है या डिविडेंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंपलसरी नहीं होती शेयर्स पे, जबकि इंटरेस्ट बॉन्ड्स पे करना ही करना होता है. फिर सातवां डिफरेंस, रेट. डिविडेंड रेट कभी भी प्रीफिक्स नहीं हो सकता. प्रॉफिट कंपनी को होगा तो कंपनी प्रॉफिट देगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं 2-3 पहले कल के न्यूज़पेपर में देख रहा था कि बैंक अल हबीब ने 35% डिविडेंड दिया, विच इज़ वेरी ह्यूज. कंपनी ने प्रॉफिट लिया, बैंक अल हबीब ने तो इतना अच्छा डिविडेंड दिया. जबकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बॉन्ड्स पे वो फिक्स्ड होता है, वो आपको देना ही देना होता है. तो ये था हमारा चैप्टर बॉन्ड्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स. आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा. इफ़ यू गॉट एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, और यू वुड लाइक टू गिव योर फीडबैक, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिएगा.
अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रहें। थैंक यू वेरी मच।